हेलो गाइस, आज हम यहाँ पर MPGK के MCQs क्वेश्चन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लें। और ये वीडियो आपके लिए MP पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश कगार का नहीं है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो इसे याद रखना, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। गाइस, एक चीज़ याद रखना कि नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की MP की दो ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। तो इसे याद रखना कि मध्य प्रदेश की वो दो कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। तो एक कौन सी है? तो नर्मदा है, और एक कौन सी है? तो ताप्ती है। इसे याद रख लेना। और ये भारत की भी सबसे बड़ी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और इसके जो सदस्य और अध्यक्ष थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? तो फजल अली। इनके बारे में याद रखना, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इनके साथ दो लोग और थे, एक हृदयनाथ कुजरू जी थे और एक KM पारीकर थे। तो इनके बारे में भी याद रख लेना। और इन्हीं की राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसके बारे में भी याद रखना। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसे देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, वैसे तो कर्क रेखा संपूर्ण MP को दो भागों में बांटती है, लेकिन जो मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश में आता है, इसे दो भागों में विभाजित करती है कौन? तो कर्क रेखा। इसके बारे में याद रखना। और ये मध्य प्रदेश के टोटल कितने? तो 14 जिलों से होकर के गुजरती है। इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों। और एक कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, इनके बारे में याद रखना। और शहडोल, इसके साथ ही साथ दोस्तों शायद अनूपपुर से निकलती है। तो ये टोटल मिला के 14 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गाइस, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये है दोस्तों कहाँ पे? तो महादेव पहाड़ियों पे। अब पहले भी बता चुके हैं कि सतपुड़ा पर्वत की जो महादेव पहाड़ियां हैं वहां पे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। इसे याद रख लेना। और यहीं पे मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। तो इसे भी याद रख लेना कि पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये महादेव पहाड़ियों पे है जो कि सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती हैं। क्या भाई क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो इसके बारे में याद रखना, महादेव पहाड़ियों पे स्थित है जो कि सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती हैं। यहीं पे धूपगढ़ भी है। एक चीज और याद रखना कि एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि MP का हिल स्टेशन है, इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो इसके बारे में याद रखना कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है, महादेव पहाड़ियों पे जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है ये बताना है। तो एक चीज याद रखना कि सन 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब सबसे बड़ा राज्य जो इंडिया का था वो क्या था? MP था। लेकिन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को इसके दो पार्ट हो गए, एक छत्तीसगढ़ बन गया और उसके बाद एक MP बन गया। तो इसके बाद राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसके बारे में याद रखना। और जो MP है वो सेकंड नंबर पे है MP। तो इसके बारे में भी याद रखना। इसका मतलब हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MPGK के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह स्थान ग्वालियर सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता था। तो एक चीज याद रखना यहाँ पे कि शिवपुरी ग्वालियर सिंधिया परिवार जो है इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी था। तो इसके बारे में याद रखना कि सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो शिवपुरी थी। गर्मियों के दिनों में गाइस यहाँ पर ये अपना सारा कार्यभार लेकर पहुंच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो एक चीज याद रखना, संगमरमर के लिए जबलपुर शहर प्रसिद्ध है। अब ऐसा क्यों है गाइस? तो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट नाम का स्थान है जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है। तो इसके बारे में याद रखना कि धुआंधार जलप्रपात होने के कारण यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसी के कारण जबलपुर शहर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और इसे संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो इसके बारे में याद रखना कि ग्वालियर जो शहर है ये सिंधु गंगा के मैदानों में है, या फिर आपसे पूछा जाए कि गंगा यमुना के मैदान में है तो ये भी ग्वालियर शहर है, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं, भोपाल बसा है, तो भोपाल बसा है, एक चीज़ याद रखना 7 पहाड़ियों पे। इसमें बहुत सी हिल्स हैं दोस्तों, अरेरा हिल्स है, कटारा हिल्स है, तो इसके बारे में याद रखना। ईदगाह हिल्स है, तो टोटल 7 पहाड़ियों पे भोपाल बसा हुआ है और इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में भी याद रखना, झीलों की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसे याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का शहर है वो इंदौर है। तो अमरकंटक खालिस्तान जिले में स्थित है, तो इसके बारे में याद रखना कि अमरकंटक जो है वो अनूपपुर जिले में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है ये आपको पता होगा कि जो अमरकंटक है यहाँ से निकलती है माँ नर्मदा, तो नर्मदा नदी के निकलने के कारण ये प्रसिद्ध नगर है अमरकंटक, और जो कि कहाँ पे, तो अनूपपुर जिले में आता है। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? तो मध्य प्रदेश का जो नाम है 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 को, तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे मध्य में होने के, भारत के मध्य में, सेंटर में होने के कारण मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। तो याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश का नाम दिया था या नामकरण किया था। क्वेश्चन, भारतीय मानक मध्याह्न है, तो इसे याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है, ये पूर्वी देशांतर ये होगा। तो आपको बता दें यहाँ के पे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, ये पूर्वी देशांतर, जो कि भारतीय मानक समय रेखा है, जो कि कहाँ से, तो इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। तो इसके बारे में याद रखना, इलाहाबाद के पास नैनी जगह है जो, वहाँ से निकलती है। और मध्य प्रदेश के एकमात्र स्थान, एमपी का एकमात्र स्थान है सिंगरौली, जहाँ से होकर के ये गुजरती है। तो इसके बारे में याद रखना कि जो भारतीय मानक समय रेखा है इसका नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मालवा का पठार है, बघेलखंड है, महाकौशल है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार नहीं है। इसके बारे में याद रखना कि ये मोस्टली उत्तर पूर्वी भारत, झारखंड में स्थित है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इसका कुछ हिस्सा आता है, उड़ीसा में भी आता है, लेकिन इसके बारे में याद रखना कि खनिज संपदा में सबसे ज़्यादा संपन्न पठार है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। इसमें इतने ज़्यादा खनिज संपदा पाए जाते हैं कि इसे भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है? तो इसके बारे में याद रखना, मुरैना वह जिला है जिसे मोर की जगह कहा जाता है, या इसका पुराना नाम जो कि महाभारत काल में प्रसिद्ध था, तो मोरवन के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से? तो मोरवन के नाम से जाना जाता था, इसलिए मोर की जगह अगर आपसे पूछा जाता है तो वो मुरैना जिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं, निम्न में से कौन से क्षेत्र को बिंद कगार कहा जाता है? तो इसके बारे में याद रखना कि जो रीवा पन्ना का पठार है 2nd नंबर पे, इसे बिंद कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बारे में याद रखना, जिसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो रीवा, दमोह और पन्ना जिलों में मिलेगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि ये जो क्षेत्र है बिंद कगारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, किसे? तो रीवा पन्ना के पठार को। तो सन इसे देखते हैं, मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखना कि मध्य भारत का जो पठार है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो एमपी का ऊपर वाला भाग है, ए वाला भाग, ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। और इसकी जो नदियाँ हैं वो संपूर्ण नदियाँ उत्तर या उत्तर पश्चिम भागों में बहती हैं, यहाँ पे बह जाती हैं, यहाँ पे बह जाती हैं। तो इसके बारे में याद रखना कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में बहती हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे चंबल नदी निकलती है और ऐसे चली जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो काली सिंध भी यहाँ से निकल के ऐसे चली जाएगी, पार्वती नदियाँ भी ऐसे ही जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे बहती हैं, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में बहती हैं मध्य भारत की नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं, ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? तो इसके बारे में याद रखना कि जो ग्वालियर का पुराना नाम है वो गोपगिरी है। अब गोपगिरी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक पहाड़ी है जो कि जिसका नाम है गोपांचल पहाड़ी। गोपांचल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम गोपगिरी रखा गया, या बाद में ये ग्वालियर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की जो सीमा है सबसे अधिक किस राज्य से स्पर्श करती है? तो यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो उत्तर प्रदेश से लगती है, यूपी से लगती है। इसके बारे में याद रखना
कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है कौन? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? तो इसे याद रखना, ये मालवा के पठार के अंतर्गत आती है जो कि महू इंदौर के पास में है। तो इसके बारे में याद रखना, महू इंदौर के पास में स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? तो ये जाना पाव पहाड़ी है जो कि महू इंदौर के पास में आती है। इसी पहाड़ी से निकलती है क्या? तो चंबल नदी। तो इसके बारे में याद रखना कि जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर से कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है। और इस जाना पाव पहाड़ी की जो ऊंचाई है कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में याद रखना कि 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को प्रमुख कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? गाइस कल भी आपसे बोला था कि अगर इसका आंसर आपको 7 नहीं मिलेगा तो इसका आंसर आपको क्या टिक करना है? तो 3 करना है, क्योंकि प्रमुख रूप से बात की है तो प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। और अगर वैसे देखेंगे इसका विभाजन तो 7 भागों में बांटा गया है। जो कल का लेक्चर था उसमें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। गाइस रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसके बारे में याद रखना कि बुंदेलखंड की पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा चोटी है। इसके बारे में याद रखना, जो कि 1172 मीटर ऊंची है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। और वैसे आपको बता दिया है कि जो एमपी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। और इस सिद्ध बाबा की कितनी है? तो 1172 है, जो कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह माना जाता है? इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर है इसे पृथ्वी का केंद्र माना गया है। इसके बारे में याद रखना। और गाइस उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये सभी को पता होगा, या मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है कौन? उज्जैन। क्वेश्चन वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसके बारे में याद रखना, ये व्यापारिक राजधानी नहीं है, व्यापारिक राजधानी इंदौर है। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे संगीत राजधानी मैहर है। इसके बारे में भी याद रखना कि संगीत राजधानी कौन सी है? मैहर है। और पर्यटन जो नगरी है वो हमारी कौन सी है? तो पचमढ़ी पर्यटन नगरी है। इसके बारे में भी याद रखना। जबलपुर जो है, जबलपुर संस्कार राजधानी है दोस्तों। कौन सी राजधानी है? तो संस्कार राजधानी और संस्कृति राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी जो है हमारी वो क्या है? तो जबलपुर है। इसके बारे में याद रखना। गाइस अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।